हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, ये जो सीरीज है हम शुरू करने वाले हैं आज, और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। दोस्तों, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस हैं, इनको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। और अगर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवेज हो, या बैंकिंग के एग्जाम्स हो, या फिर कोई टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हो। सारे एग्जाम्स में नरेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर में यानी इस प्लेलिस्ट में हम डिटेल में नरेशन वाले चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। ये वीडियोस 10-10 या 12-12 मिनट्स के रहेंगे और इसमें हम चैप्टर वाइज पूरा नरेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज होने वाली है, आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ पर हम जो समझेंगे जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने के लिए आपके पास कॉपी में प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो आप इनके चैप्टर वाइज नोट्स बनाते चलिए और इसमें हम समझेंगे इनको स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं नरेशन का एक छोटा सा कहें तो इंट्रोडक्शन। उसमें हम समझें कि नरेशन क्या होते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी ग्रामर में आवश्यकता क्या होती है। फिर हम धीरे धीरे इस चैप्टर को एडवांस करेंगे और जानेंगे कि तरह तरह के अलग अलग जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं नरेशंस के। तो चलिए शुरू करते हैं नरेशंस और जानते हैं कि क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेशन और इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस चैप्टर में हमें जो सीखना है वो मेन चीज ये है कि हम डायरेक्ट स्पीच को चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। यानी ये जो पूरी एक्सरसाइज रहेगी इसमें हम सिर्फ यही सीखेंगे कि हम डायरेक्ट स्पीच को बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर दें। अब सवाल ये है कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की जरूरत क्या है, जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है या डायरेक्ट नरेशन क्या है। इसको दूसरे शब्दों में हम डायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या है। फिर उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसे हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने स्कूल जाते हैं और स्कूल में टीचर आपसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी टेस्ट कॉपी लेकर कल यहाँ 7 बजे आना है। तो टीचर ने आपसे कहा कि तुम्हें तुम्हारी टेस्ट कॉपी लेकर 7 बजे कल यहाँ आना है। ठीक है, अब छुट्टी में आप अपने घर गए और घर जाकर आपने यही बात अपनी मम्मी को बताई। अगर आप टीचर के शब्दों को वैसा का वैसा दोहरा दें अपनी मम्मी के सामने कि टीचर ने कहा है कि तुम्हें कल तुम्हारी टेस्ट कॉपी लेकर यहाँ 7 बजे आना है, तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। आपने उन शब्दों को वैसा का वैसा दोहरा दिया, यानी किसी की कही हुई बात को आपने किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वैसा का वैसा दोहरा दिया। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, लेकिन यदि ध्यान से सुनिए, लेकिन यदि आपने उन शब्दों को अपनी मम्मी के सामने यानी टीचर के शब्दों को अपनी मम्मी के सामने अपने शब्दों में बदल दिया तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे बदलेंगे? तो आप घर से स्कूल स्कूल से घर जाएंगे और अपनी मम्मी को बताएंगे कि सर ने बोला है कि मुझे कल मेरी कॉपी लेकर 7 बजे वहां जाना है। टीचर ने कहा था कि तुम्हें कल तुम्हारी कॉपी लेकर, तुम्हारी टेस्ट कॉपी लेकर 7 बजे यहाँ आना है। अब आप घर जाकर मम्मी से कह रहे हैं कि सर ने बोला है कि मुझे मेरी टेस्ट कॉपी लेकर 7 बजे वहां जाना है। तो अगर आपने वैसा का वैसा सर के शब्दों को घर जाके दोहराया तो ध्यान दीजिए वो कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच या फिर उसे हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। लेकिन यदि उन शब्दों को आपने बदल दिया अपने शब्दों में तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि नरेशन क्या होते हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति की बात को वैसा का वैसा किसी से कह दें तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन, और अगर उसे हम अपने शब्दों में बदल के उसे बता दें तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आपने इनडायरेक्टली उस बात को अपने शब्दों में बदल के कह दिया। अब समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता कैसा है और कहां कहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है या डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस होता है वो कोटेशन मार्क के अंदर होता है।
क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं? ये जो हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, यानी 66 और 99 के अंदर, ये इसको बनाने का सही तरीका है। 66 और 99 आप बना दीजिए ऊपर, तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब इसके अंदर जो भी बात लिखी होती है वो डायरेक्ट नरेशन होती है, यानी वैसी की वैसी होती है जैसी स्पीकर ने बोली है। तो मान लीजिए इस डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हो कि यू आर माई फ्रेंड। अभी जो यू आर माई फ्रेंड है ये डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं कि ये डायरेक्ट नरेशन है। आप इनको ऐसा का ऐसा नोट्स बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो डायरेक्ट नरेशन हमेशा क्वेश्चन मार्क के अंदर होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, इसलिए इसमें डबल क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नंबर 3, ये किसी स्पीकर के शब्द होते हैं, यानी जिस व्यक्ति ने बोला है उसके शब्द वैसे के वैसे हम इस डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिख देते हैं। इस डबल क्वेश्चन मार्क से तो हमें पता चलता है ये बात जरूरी है या फिर ये बात किसी ने किसी से बोली है, किसी का ये डायलॉग है। तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन। अब यहां पर ये भी बताया जाता है कि ये बात किसने किससे बोली है। तो वो दो आदमी जो रहते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, वो या तो आपको उस तरफ लिखे हुए मिलते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आपको वो लिखे हुए मिलते हैं राइट हैंड साइड। तो यहां हो अथवा यहां हो, उससे इसके कन्वर्जन में, इसके चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये भी देख लेते हैं, मान लीजिए ये लिखा है यू आर माई फ्रेंड। अब हम जान लेते हैं कि किसने किससे बोला है। मान लीजिए कि ये बोला है शी सेड्स टू मी, और यहां पे होता है एक कॉमा। तो उसने मेरे से बोला है या वह मुझसे कहती है कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अब इसमें आप सबसे शुरू में जो शब्द देखेंगे यही वो आदमी है जिसने ये बात बोली है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये स्पीकर है ना। ये स्पीकर बोल रहा है या बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की है तो ये बोल रही है कि यू आर माई फ्रेंड, तो ये स्पीकर ने ये बात बोली, तो ये हो गई स्पीकर। और ये इसका डायलॉग जो इसने बात बोली है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा के बताया है, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इसके अलावा ये स्पीकर ने जिस व्यक्ति से ये बात बोली है तो वो मी है, और इस मी को हम बोलते हैं कि ये ऑडियंस है, क्योंकि ये इसने बात सुनी है। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बोल रही है और ये सुन रहा है, तो बोलने वाला हो गया स्पीकर और सुनने वाली हो गई ऑडियंस। और जो इस व्यक्ति ने बोला है वो आपको इधर डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर लिखा हुआ मिला है। अब इन दोनों के बीच में एक वर्ब भी होती है। ये जो वर्ब है सेस टू, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर हम इसको कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ये इन दोनों के नाम हैं, यानी इस जो बीच वाली चीज है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला स्पीकर, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा ऑडियंस, और चौथा जो इस व्यक्ति ने बोला है ये डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑडियंस और डायरेक्ट नरेशन, इन चारों ही चीजों को हम इधर उधर चेंज करके थोड़ा बहुत इस पूरे डायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको मेनली याद रखनी है कि स्पीकर कौन होता है, जो ये बात बोलता है, सुनने वाले को हम ऑडियंस कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो वर्ब होती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, और स्पीकर जो बोलता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब आप 4-5 चीजें ध्यान रखेंगे कि ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है ये कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, किसी का डायलॉग होता है, या फिर जिस व्यक्ति ने जैसी वो बात बोली है वैसा का वैसा लिखा है, और वैसा का वैसा बताने के लिए हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये 2-4 चीजें हमें याद रखनी है। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि इस हम डायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, उसके पहले आप 2-3 चीजें और ध्यान में रखिए कि ये जो नरेशन वाला चैप्टर है ये अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो आप रेन एंड मार्टिन, जो सीबीएसई स्कूल्स में एक रेफरेंस बुक की तरह यूज की जाती है, उससे पढ़ सकते हैं। या आप चाहें तो जो लूसेंट की जनरल इंग्लिश आती है उसमें भी नरेशन का चैप्टर बहुत बड़ा दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो आप उन बुक की हेल्प लेके भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हम इस चैप्टर पे ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और आपको अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे नरेशन के तो आपको कोई भी डाउट नरेशन से रिलेटेड आई गारंटी की नहीं रह जाएगा। तो अभी आप इसको सिर्फ याद रखिए, इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सीखेंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन को चेंज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में, तो उसमें बेसिक सी चीजों की क्या क्या आवश्यकता होती है। उसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे एक प्रोनाउन चार्ट, और वो प्रोनाउन चार्ट बहुत जरूरी होता है अगर आप नरेशन को चेंज करना चाहते हैं। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम देखेंगे प्रोनाउन चार्ट बहुत डिटेल में, और उस प्रोनाउन चार्ट को आप अपनी कॉपी में लिख के उसको पहले याद कर लेंगे। फिर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस WH फर्स्ट और सेकंड उनको हम कैसे बदलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी फिलहाल आप इसको ध्यान से एक बार रिपीट वीडियो देख के समझ लीजिएगा। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें जानेंगे प्रोनाउन चार्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, टाटा।